नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। देश भर में बुलडोजर पर रोक की मांग को किया खारिज। कहा, देश भर में चलने से नहीं रोक सकते। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में बड़ा खुलासा। हिंसा में शामिल थे कई गैंगस्टर और नामी बदमाश। कनेक्शन की खोज में जुटी पुलिस। नवाब मलिक की बड़ी मुश्किलें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने की चार्जशीट दायर। हंसखाली में हुए रेप मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। धारा 355 लागू करने की मांग। इमरान खान ने फिर लगाया बाजवा पर आरोप। सत्ता से बेदखल करने का ठहराया जिम्मेदार। आज की सबसे पहली खबर जहांगीरपुरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्ते तक बुलडोजर नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई में आदेश को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया और अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हलफनामा दायर करने को भी कहा है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही वो काबिले तारीफ रही। कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया, जो विपक्ष के नेताओं की तरफ से उठी थी। डॉक्टर साहब, बुलडोजर पर तो बैन लगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बुलडोजर इस विपक्ष को, टुकड़े टुकड़े गैंग को, सेकुलर गैंग को, दलाल मीडिया को बड़ा चुभ रहा है। वो चुभ इसलिए रहा है कि यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को एक ऐसा सिंबल बना दिया कि जैसे कि उसके आगे सारे जो मुद्दे ये लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर वाकई बुलडोजर काम कर गया। अब इनको ये डर लग रहा है कि एमपी के अंदर भी यही बुलडोजर, गुजरात के अंदर भी वही बुलडोजर, अब दिल्ली के अंदर भी यही बुलडोजर। हर जगह इस तरह से बुलडोजर अगर चलने लग जाएंगे तो इनकी राजनीति खराब हो जाएगी। इसलिए वही ओल्ड फेसेस जो आतंकियों के लिए, जो नक्सलियों के लिए, जो तमाम तरह के अलगाववादियों और देश विरोधी ताकतों के लिए वकालत करते हैं, कपिल सिब्बल, दवे साहब, तमाम तरह के लोग आज कोर्ट पहुंचे जी। और कोर्ट में कपिल सिब्बल छाती पीटना उन्होंने शुरू कर दिया। मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और पहले ही झूठ को कोर्ट ने पकड़ लिया जी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो जानकारी कि हिंदुओं के घर के ऊपर भी, उनकी दुकानों के ऊपर भी बुलडोजर चला है। तो ये कहते भाई हमें मालूम नहीं। अरे, केस लड़ने आप गए और आपको मालूम नहीं है जी। फिर लगे वो भाषण देने, तो कोर्ट ने यह भी कहा, जज साहब ने कहा कि भाषण मत दीजिए, ये बताओ भाई प्ली किस लिए आए हो, कहना क्या चाहते हो। उन्होंने कहा कि भाई ये बुलडोजर जो है वो बहुत ही अनडिस्क्रिमिनेटली चलाया जा रहा है, इलीगल है। तो जज साहब ने मजा ले लिया। उन्होंने कहा कि भाई इनक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर का ही इस्तेमाल होगा, दूसरा क्या इस्तेमाल होगा जी। और उसके बाद आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्होंने कहा कि हम पूरे देश में बुलडोजर को नहीं रोक सकते। मतलब यूपी में, एमपी में और सब जगह बुलडोजर का कार्यक्रम बाकायदा चलता रहेगा। और 14 दिनों की जो का वक्त दिया गया है, हर पार्टी से एफिडेविट देने के लिए कहा गया है। कोर्ट एक बात से ज़रूर नाराज़ है, जो बृंदा करात के वकील की तरफ से जो पेश किया गया कि आपके आदेश के बावजूद बुलडोजर चलता रहा। अब बृंदा करात सारा काम करती हैं, और वही अब ये भी लोगों को ये भी लग रहा है, वीडियोस अगर आप देखें जी, तो मस्जिद की दीवारें टूट गई, लेकिन जैसे ही बुलडोजर मंदिर के पास पहुंचा तो मालूम चला भाई कोर्ट का आदेश आ गया। तो मंदिर के ऊपर बुलडोजर नहीं चला जी, मस्जिद के ऊपर चल गया। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन खैर जो भी है, कोर्ट के मूड से तो यही लग रहा है कि 14 दिन के बाद दिल्ली में फिर से बुलडोजर
गरजेगा। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ शाह के बुलडोजर का डर सता रहा है, पूरे देश में बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि हिंसा के वक्त कई हार्डकोर गैंगस्टर और नामी बदमाश भी शामिल थे। इन तमाम बदमाशों और गैंगस्टर्स पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से कई तिहाड़ जेल में पहले सजा काट चुके हैं। घटना के वक्त इन्होंने भी उपद्रवियों का जमकर साथ दिया और हिंसा के बाद से ये अपना ठिकाना छोड़कर फरार हो गए हैं। ऐसे करीब 20 गैंगस्टर्स की धरपकड़ में दिल्ली पुलिस की दर्जनों टीमों को लगाया गया है। डॉक्टर साहब, दिल्ली हिंसा करने वालों के अब धीरे धीरे चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, ऑलरेडी ये जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्याज हैं वो दिल्ली के अंदर इलीगल काम में ही लगे हुए हैं, चाहे वो ड्रग्स का धंधा हो, चाहे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, झपटमारी, चोरी, डकैती, ये सारे काम ये इलीगल लोग ही कर रहे हैं और ये एक गैंग की तरह ऑपरेट करता है। और अब तक जो 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 20 ऐसे हैं जो ऑलरेडी नोन गैंगस्टर हैं, जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस हैं और उसमें ज़्यादातर जो 20 हैं उनमें से ज़्यादातर लोग वो तिहाड़ की हवा खा के आ चुके हैं, माने जेल में रह चुके हैं। और ऐसे ऐसे लोग, और एक सीसीटीवी फुटेज आ रहा है सामने कि कैसे हिंसा के एक दिन पहले रात ये लोग पत्थर, डंडा, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, सारे चेहरे उसमें बेनकाब हो रहे हैं। और सबसे जो चैलेंजिंग टास्क है ये आप समझ लीजिए कि ये तो हंगामा कर चुके हैं जी। जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि धरपकड़ की वजह से इसमें शामिल ज़्यादातर लोग वो पश्चिम बंगाल जा चुके हैं और पश्चिम बंगाल से ये लोग बांग्लादेश भागने की फिराक में हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी पुलिस के पास आ चुकी है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ सरकार कड़ा रुख इख्तियार कर रही है तो वहीं महाराष्ट्र में भी मुसीबतें कम नहीं हैं। दाऊद इब्राहिम की संपत्ति खरीदी में पैसों की हेराफेरी के मामले में नवाब मलिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसके बाद आज ईडी ने मलिक के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक के बेटे आमिर मलिक और फराज मलिक को ईडी ने कई बार तलब किया, जिसके बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब ईडी का कहना है कि नवाब मलिक का परिवार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, नवाब मलिक पर चार्जशीट दायर हो गई है, आगे क्या एक्शन होगा? आगे बहुत सारे एक्शंस की कोई कमी नहीं है। ईडी अपना काम कर रही है, चार्जशीट उन्होंने दायर कर दिया, उनके पास कागजात हैं, उनके पास सारे सबूत हैं कि जिस व्यक्ति की जमीन थी उसके पास कुछ नहीं मिला उसको जी। और इन लोगों ने कागजी हेर फेर, जो एक आया था ना घोसला का घोसला, इसी धंधे में लगे हुए थे ये लोग और खा गए जमीन को। जी। दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान की राजनीति, खास करके महाराष्ट्र, और जिस हिसाब से वहाँ पे डी कंपनी की धाक है और जिस तरीके से सेकुलर पार्टियां इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज़ के साथ खड़ी हो जाती हैं, उनको प्रोत्साहन देती हैं, वो इस पूरे केस से उसका खुलासा होगा। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि एक व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के गैंग के साथ रिश्ते रखने की वजह से, उसके साथ कारोबार करने की वजह से जेल के अंदर है और महाराष्ट्र में अभी भी वो मंत्री बना हुआ है। तो ये तो ईडी की कार्रवाई है। ईडी कह रही है कि भाई इतना का घोटाला है, इतना का घोटाला। अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई। हाँ, अब नवाब मलिक बड़ा मिस कर रहे होंगे कि जो 10 बजे सवेरे सवेरे वो टेबल के सामने बैठ जाते थे और पूरे देश में उनका प्रसारण चलता था। कभी समीर वानखेड़े को परिवार को गालियां देना, तो कभी अर्नब गोस्वामी को सुसाइड करना पड़ जाएगा, इतना टॉर्चर करेंगे, इस तरह की बातें कहना। वानखेड़े के बारे में ये कहना कि अभी पहले उसका इस्तीफा होगा फिर उसको जेल भेजेंगे। तो कोई तो, बाकी सारे लोग तो अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। भाई साहब,
जेल के अंदर है। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ नवाब मलिक पर ईडी का शिकंजा है तो वहीं बंगाल में अपना कानून चला रही ममता बनर्जी को केंद्र सरकार की कार्रवाई का डर सता रहा है। नदिया जिले के हंसखली में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद जला देने के मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी। कमेटी ने राज्य में महिलाओं के अत्याचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राज्य में धारा 355 लगाने की सिफारिश की है। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार ममता पर कोई एक्शन लेगी या सिर्फ रिपोर्ट ही लेती रहेगी? आपने बिल्कुल सही कहा, ये रिपोर्ट ही लेते रहेंगे। जब चुनाव के तुरंत बाद हजारों की संख्या में हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बलात्कार किया गया, दिन के उजाले में पब्लिक के सामने हत्याएं की गई, मसला कोर्ट के अंदर है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सीबीआई जांच कर रही है, 250 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ऐसे में अगर केंद्र सरकार कोई प्रोएक्टिव एक्शन नहीं लेती है तो इसका मतलब यही है कि आप इस तरह के मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान के संविधान को ताक पर रख दे, ऐसा मुख्यमंत्री जो कानून के राज के बजाय अपना राज चलाए, जहां पुलिस के बजाय तृणमूल कांग्रेस के गुंडे सड़कों पर राज करते हों, उनके आदेश से सरकारी व्यवस्था मूव करती हो, बिना उनके आदेश से कोई पुलिस वाला एक काम नहीं करता हो, ऐसी व्यवस्था को तो हटाना ये तो परम कर्तव्य है। डेमोक्रेसी है, फेडरलिज्म है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप चुनाव में जीत गए तो आपको अपनी मनमानी करने की छूट दे दी जा सकती है। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो शर्मनाक है और ममता बनर्जी की शासन और प्रशासन की वजह से, उनकी राजनीति की वजह से बंगाल में 1 रुपया भी कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं जा रहा। रीज़न सबको अब समझ में आ रहा है कि ये राज्य जो कभी हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री के नाम पे सबसे आगे हुआ करता था, ये फिसड्डी होता चला जा रहा है, फिसड्डी हो चुका है। और जब तक ममता बनर्जी है तब तक बंगाल का कोई कल्याण होता नजर नहीं आ रहा। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा पर हमला बोला है। इमरान ने आरोप लगाया है कि उनके सत्ता से बेदखल होने के लिए बाजवा जिम्मेदार थे। जब से इमरान खान की कुर्सी गई है तब से वो बौखला गए हैं और आरोप का दौर चल चुका है। विपक्ष भी लगातार इमरान पर पैसों की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब इमरान खान और बाजवा की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई है। डॉक्टर साहब, इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ जो बाजवा के साथ दुश्मनी मोल ली है, अब आगे क्या होगा? जेल जाने की राह ज्यादा आसान हो गई? देखिए, ये तो बहुत ही इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की राजनीति में ये लक्ष्मण रेखा है। आर्मी चीफ, वो भी सर्विंग, उसको आप इस तरह से पब्लिकली बेइज्जत करने की कोशिश करेंगे, इसका खामियाजा बहुत ही भयंकर होने वाला है। इमरान खान की स्ट्रेटजी ऐसी लग रही है कि वो पाकिस्तान के अंदर हिंसा भड़काना चाह रहे हैं। उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक सड़कों पे हैं, बवाल मचा हुआ है, और आपने इस सारी चीज़ों का ठीकरा आपने फोड़ दिया किसके ऊपर? तो जनरल बाजवा के ऊपर। इसी तरह की गलती भुट्टो ने की थी। आर्मी ने उस वक्त उन्हें जेल में डाल दिया था। इतना टॉर्चर, इनफैक्ट ये कहे कि टॉर्चर कर कर के उनकी हत्या कर दी गई। तो ये पाकिस्तान का इतिहास है। इमरान खान राजनीति में हैं, वो कह रहे हैं कि आर्मी की वजह से हमारी सरकार गई, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि आर्मी की वजह से ही आपकी सरकार भी बनी थी। आपको आर्मी ने चुनाव जितवाया था। यही आरोप सारा विपक्ष तब से लगा रहा है कि ये इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। और जब आपके बीच द्वंद्व होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खबर तो ये भी आ रही, वो जो मैं बताऊं पीछे भी बैकग्राउंड है कि बाजवा और जो आईएसआई चीफ, ये लोग इमरान खान के घर जाकर के इमरान खान की पिटाई करके वापस आए कि इस्तीफा दो। ये आप गूगल करेंगे, ये स्टोरी मिल जाएगी आपको हर जगह। तो तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान ने डायरेक्टली आर्मी चीफ के ऊपर हमला करके
एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।